गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्ते, नमस्कार, राम राम, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? चलो, तो स्वागत है आपका केवीसी दीक्षालय में। आज नाउन की फोर्थ या फिफ्थ क्लास है। ठीक है, तो नाउन के जब बेस की बात करते हैं तो नाउन का बेस क्लियर है हमारा, है। चलो, कल की क्लास में हमने जेंडर को समझने का काम किया था। क्या होता है जेंडर, जेंडर से सवाल कैसे पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, कॉमन जेंडर से ज़्यादा क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, तो जेंडर की क्लास को थोड़ा सा अच्छे से रिवाइज करना। अपनी क्लास को थोड़ा आगे लेके चलते हैं। आज हम नाउन के अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। नाउन का जो अगला टॉपिक है उसको कहते हैं केस। क्या कहते हैं भाई? केस। केस के बारे में आप सब जानते होंगे। केस के बारे में आप सब जानते होंगे। केस को हिंदी में कहते हैं कारक। केस को हिंदी में क्या कहते हैं? बोले, केस को हिंदी में कहते हैं कारक। आप लोगों ने हिंदी में पढ़े होंगे कर्ता कारक, कर्म कारक। ठीक है, तो आज उनको थोड़ा सा इंग्लिश में समझने का काम करना। नाउन के केस से आपके क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो शुरू करें भाई। आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखो, जब हम नाउन के केस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? नाउन के केस की बात करते हैं, तो केस इंग्लिश में होते हैं फोर। कितने केस होते हैं? फोर केस होते हैं। ठीक है, देयर आर फोर टाइप्स ऑफ केसेस। देयर आर फोर टाइप्स ऑफ केसेस। ठीक है, ये जो चार प्रकार के केस होते हैं, ये जो चार प्रकार के केस होते हैं, इन केस के बारे में अगर हम बात करें, तो पहले टाइप का जो केस होता है उसको कहते हैं सब्जेक्टिव केस। क्या कहते हैं भाई? सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्ट आप सब जानते हैं, सब्जेक्ट से आप भली भांति परिचित हैं। सब्जेक्ट से आप भली भांति परिचित हैं। सब्जेक्ट की बात करते हैं तो सब्जेक्ट होता है डूअर। ठीक है, ये हम बेस क्लास में जब हमने बेसिक्स पढ़ा था इसका, तो सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से समझने का काम हमने किया था। ठीक है भाई, जब हम सब्जेक्ट की बात करते हैं, सब्जेक्टिव केस की बात करते हैं, तो सब्जेक्टिव केस क्या होता है? जब हम किसी नाउन को, ठीक है, यूज करते हैं एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। जब हम सब्जेक्टिव केस की बात करते हैं, तो नाउन को जब हम यूज करते हैं एज अ सब्जेक्ट किसी सेंटेंस में, अगर कोई नाउन है और वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, दैट मीन्स वो कौन सा केस होगा? उसको हम कहेंगे सब्जेक्टिव केस। क्या कहेंगे भाई? सब्जेक्टिव केस। जब कोई नाउन यूज किया जाता है एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। ठीक है, एक सेंटेंस का सब्जेक्ट। ठीक है, एक सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है उसको हम कहते हैं सब्जेक्टिव केस। क्या कहते हैं भाई? सब्जेक्टिव केस। क्लियर है मेरी बात? चल, नाउन के दूसरे केस की बात करें तो इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस। बोले ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? बोले ऑब्जेक्टिव केस की जब बात करते हैं, किसी सेंटेंस में कोई नाउन ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, एज अ ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, इसका मतलब वो कौन सा केस हो गया? वो हो गया ऑब्जेक्टिव केस। वो कौन सा केस हो गया? वो हो गया ऑब्जेक्टिव केस। क्लियर है मेरी बात? तो जब कोई नाउन किसी सेंटेंस में यूज किया जाता है, नाउन यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। नाउन यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, उस केस को हम क्या कहेंगे? उस केस को कहेंगे हम ऑब्जेक्टिव केस। क्लियर है मेरी बात? सब्जेक्टिव केस, नाउन में मतलब सेंटेंस में जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है नाउन, वो सब्जेक्टिव केस का नाउन होगा। जो नाउन सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है वो ऑब्जेक्टिव केस का नाउन होगा। मेरी बात क्लियर है? चलो, जरा समझने की कोशिश करना, एक एग्जांपल से समझते हैं। द कैट किल्ड अ माउस। द कैट किल्ड अ माउस। द कैट किल्ड अ माउस। यहाँ इस सेंटेंस को अगर हम देखें ध्यान से, तो इस सेंटेंस में जो किल्ड है वो अपने आप में वर्ब है। क्या है भाई? अपने आप में वर्ब है। ठीक है, वर्ब की बात करते हैं तो वर्ब क्या होता है? बोले एक्शन। ठीक है, यहाँ पर एक्शन जो हो रहा है वो एक्शन कर कौन रहा है?
कौन एक्शन कर रहा है? यहाँ पर एक्शन कर रही है बिल्ली। एक्शन कौन कर रही है? बिल्ली कर रही है। भाई मारने का काम किसने किया है? बोले बिल्ली ने किया है। मैं अगर आपसे कहूं कि हु किल्ड अ माउस, चूहे को किसने मारा, तो आप कहेंगे बिल्ली ने मारा। यहाँ पर आंसर किसका मिला हमें? बोले हु का आंसर मिला। और हु का आंसर कौन होता है? बोले सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट भी होता है तो वो क्या होगा? नाउन होगा। मेरी बात समझ में आई? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कैट है इस सेंटेंस में सब्जेक्टिव केस है। कौन सा केस है? सब्जेक्टिव केस है। क्लियर है? मेरी बात क्लियर है? कौन सा केस है? सब्जेक्टिव केस है। सब्जेक्टिव केस की बात करते हैं तो वो क्या होता है? बोले वो एक्शन का डूअर होता है। वो एक्शन का डूअर होता है। क्लियर है मेरी बात? एक्शन का कौन होता है? वो डूअर होता है। तो यहाँ पर ये जो नाउन है कैट, वो कौन से केस का नाउन है? सब्जेक्टिव केस का नाउन है। क्लियर है मेरी बात? वेरी गुड। अब ये जो एक्शन हो रहा है वो किस पे हो रहा है? माउस पे हो रहा है। मैं अगर आपसे पूछूं बिल्ली ने मारा, क्या मारा? बोले चूहा मारा। क्या मारा भाई? चूहा मारा। तो ये यहाँ पे आंसर दे रहा है हमको वॉट का। किसका आंसर दे रहा है? वॉट का। और वॉट का आंसर आप जानते हैं, वॉट का आंसर होता है ऑब्जेक्ट। क्या होता है भाई? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट की जगह पे अगर देखा जाए तो वहां पे लिखा है माउस। माउस अपने आप में क्या है? नाउन है। हमने नाम दिया है चूहे को। हमने क्या नाम दिया है? हमने नाम दिया है चूहे को। इसका मतलब ये जो माउस है ये यहाँ पर कौन से केस का नाउन हो गया? ऑब्जेक्टिव केस का नाउन हो गया। क्लियर है मेरी बात? जब किसी सेंटेंस में कोई नाउन यूज किया जाता है सब्जेक्ट की जगह पर, सब्जेक्टिव केस में, उसको कहते हैं सब्जेक्टिव केस। क्लियर है? जब कोई नाउन किसी सेंटेंस में यूज किया जाता है एज अ सब्जेक्ट, उसको कहते हैं सब्जेक्टिव केस। जब कोई नाउन किसी सेंटेंस में यूज किया जाता है ऑब्जेक्ट की जगह पे, ऑब्जेक्ट की तरह, तो उसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस। क्लियर है मेरी बात? बोले सब्जेक्टिव केस क्या होता है? अच्छा, दूसरी बात, एक जनरल से सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सिंपल सी भाषा में समझें तो वर्ब से पहले वाली जो चीज लिखी होगी, वर्ब से पहले वाला जो वर्ड लिखा होगा वो सब्जेक्टिव केस का होगा। किसका होगा भाई? सब्जेक्टिव केस का। और वर्ब के बाद जो लिखा हुआ होगा जिसपे एक्शन किया जा रहा है, जो एक्शन का रिसीवर है, बात समझ में आ रही है, वो होगा ऑब्जेक्टिव केस। क्लियर है मेरी बात? तो सब्जेक्टिव केस में मतलब केसेस में हमने दो टाइप को समझने का काम किया। चलो आगे बढ़े। किसी का कोई सवाल है? थर्ड टाइप का जो केस होता है उसको कहते हैं वोकेटिव केस। क्या कहते हैं भाई? वोकेटिव केस। वोकेटिव, देखो वोकेटिव का मतलब होता है वोकल। वोकल का मतलब होता है बोलना। वोकल का मतलब क्या होता है? बोलना। वोकेटिव केस क्या होता है? देखो, कोई व्यक्ति जा रहा है या कोई क्लास में बच्चा बैठा है और वो आपकी बात को सुन नहीं रहा है, तो आप उससे क्या कहेंगे? ओए, तुम क्या कर रहे हो? मेरी बात को समझना। जैसे मैंने कहा ओए, तुम क्या कर रहे हो, तो यहाँ पर एक वर्ड बोला मैंने ओए, बोला नहीं बोला? इस ओए का मतलब क्या हुआ? इस ओए से आप उसको एड्रेस कर रहे हो, संबोधित कर रहे हो। कर रहे हो नहीं कर रहे हो? है भाई? उसको आप क्या कर रहे हो? संबोधित कर रहे हो। क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, आपने कहा अंकित, मेरी बात समझना, आपने कहा अंकित तुम घर कब जाओगे? मेरी बात को समझना, मैंने कहा अंकित तुम घर कब जाओगे? तो अंकित को आप क्या कर रहे हैं? वहां पे अंकित को आप एड्रेस कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं। अंकित को आप संबोधित कर रहे हैं। एक्चुअल में जो सब्जेक्ट है वो अंकित नहीं है, वो तो यू है। अंकित तुम घर कब जाओगे? मेरी बात समझ में आ रही है? तो जब भी आप किसी नाउन को यूज करते हैं एज अ एड्रेस, एज अ एड्रेस, एड्रेस का मतलब होता है किसी को संबोधन करना, किसी को संबोधित करना। वो कौन सा केस होता है? बोले उस केस को कहते हैं वोकेटिव केस। क्या कहते हैं भाई? वोकेटिव केस। जरा ध्यान से समझना। मैंने कहा जब कोई नाउन यूज किया जाता है, यूज फॉर एड्रेस, ठीक है? फॉर एड्रेस का मतलब होगा किसी को संबोधित करने के लिए। जब किसी नाउन का यूज करते हैं आप किसी चीज में, किसी सेंटेंस में संबोधन के लिए, उसको हम कहते हैं वोकेटिव केस। क्या कहते हैं भाई? वोकेटिव केस। एग्जाम्पल से समझना। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे नमन, यू हैव टू अटेंड दिस क्लास। नमन, यू हैव टू अटेंड दिस क्लास। इसका मतलब क्या हुआ? इस क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, इस क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, और मैं उनमें से किसी नमन की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? नमन की। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग अगर नमन को देखें तो नमन अपने आप में नाउन है। क्या है भाई? नमन अपने आप में नाउन है। मैं नमन से कह रहा हूं कि नमन तुम्हें क्लास को अटेंड करना चाहिए, इस क्लास को तुम्हें अटेंड करना चाहिए। इसका मतलब ये क्लास तुम्हें लेनी चाहिए। मैं किससे कह रहा हूं? नमन से। क्लास में और भी बैठे हैं, क्लास में और भी बैठे हैं, लेकिन मैंने एड्रेस किसको किया?
नमन को। नमन अपने आप में क्या है? बोले नाउन है। इस सेंटेंस का जो ओरिजिनल सब्जेक्ट है वो क्या है? यू। मेरी बात समझ में आ रही? जैसे मैंने कहा ओए, तो जिसको आपने कहा ओए तो वो आपकी तरफ पलटी मारेगा, मारेगा नहीं मारेगा? बोले मुझसे कोई कुछ कह रहा है, मुझसे कोई कुछ कह रहा है। क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, मैंने कहा नमन तुम घर कब जाओगे? तो मैंने एड्रेस किसको किया? मैंने एड्रेस किया नमन को। तो नमन यहाँ पर कौन सा केस है? बोले नमन यहाँ पर वोकेटिव केस है। नमन यहाँ पर वोकेटिव केस है। तो जब आप किसी नाउन को यूज करते हैं किसी को संबोधित करने के लिए, जब आप किसी नाउन को यूज करते हैं किसी को संबोधित करने के लिए, तो उसको हम कहते हैं वोकेटिव केस। कौन सा केस कहते हैं भाई? वोकेटिव केस। सब्जेक्टिव केस समझ में आया? सब्जेक्टिव केस क्या होता है? जब कोई नाउन किसी सेंटेंस में यूज किया जाता है एज अ सब्जेक्ट, ठीक है, और सब्जेक्ट यूज किया जा रहा है, तो वो हमें आंसर किसका देगा? बोले हु का और व्हाट का। देगा नहीं देगा? जब कोई नाउन किसी सेंटेंस में यूज किया जा रहा है एज अ ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो वो ऑब्जेक्टिव केस का नाउन होगा, वो हमें आंसर किसका देगा? हुम का और व्हाट का। भाई एक रिसीवर हो गया और जो रिसीव किया गया है वो हो गया। क्लियर है मेरी बात? चलो अगले केस की तरफ बढ़ते हैं। केस में अगर अगली बात करें तो उसको कहते हैं हम पजेसिव केस। क्या कहते हैं भाई? पजेसिव केस। यहां से आपका पेपर आपसे बहुत सारे सवाल पूछता है, ठीक है। सब्जेक्ट क्या होता है ये हम बहुत बार यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होता है ये भी हमने कई बार यूज किया है, ठीक है। वोकेटिव केस जब हम किसी को संबोधन के लिए, किसको किसको, उसका ओरिजिनल सब्जेक्ट उसके सामने लिखा होगा ना, ये कॉमा से इसको सेपरेट कर दिया है ना कि नमन यू हैव टू अटेंड दिस क्लास। भाई जिस नमन के बारे में बात कर रहा हूँ उसी के लिए मैंने यू का यूज किया है ना, जिस नमन के लिए मैं बात कर रहा हूँ उसी के लिए मैंने यू का यूज किया है, तो वो वहां पर आपको एड्रेस करेगा, दिखेगा वो। चलो पजेसिव केस की बात करते हैं। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि पजेसिव का मतलब क्या होता है, पजेसिव होने का मतलब क्या होता है, पजेशन का मतलब क्या होता है? ये जो पजेसिव केस है ये एक वर्ड से बना है जिसको हम कहते हैं पजेशन। क्या कहते हैं भाई? पजेशन। पजेशन का मतलब क्या होता है? पजेशन का मतलब होता है अधिकार। पजेशन का मतलब क्या होता है? अधिकार। किसी का किसी चीज पर अधिकार। बात समझना, किसी का किसी चीज पर अधिकार। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं ये जो घड़ी है वो किसकी है, तो आप क्या कहेंगे? बोले ये घड़ी आपकी है। मेरी बात समझ में आई? ये घड़ी आपकी है। मैं अगर कहूं कि ये जो किताब है वो किसकी है, तो आप कहेंगे ये किताब अंकित की है। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने कहा ये नोटबुक किसकी है, बोले ये नोटबुक इस गुड़िया की है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस किताब पे किसका अधिकार है? इस किताब पे अंकित का अधिकार है। इस नोटबुक पे किसका अधिकार है? इस नोटबुक पे इस गुड़िया का अधिकार है। इस घड़ी पर किसका अधिकार है? इस घड़ी पर मेरा अधिकार है। मेरी बात समझ में आ रही है? ये बाद में, ठीक है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा हूँ, अधिकार की बात कर रहे हैं। बोले घड़ी पर मेरा अधिकार है, किताब पर अंकित का अधिकार है, इस नोटबुक पर गुड़िया का अधिकार है, तो उसको हम कहते हैं पजेशन। ठीक है भाई। इस अधिकार की बात करें तो इसको कहते हैं ओनरशिप। ओनरशिप का मतलब क्या हो गया? ओनरशिप का मतलब हो गया मालिकाना हक। ओनरशिप का मतलब क्या हो गया? मालिकाना हक। है भाई? ओनरशिप का मतलब क्या हो गया? मालिकाना हक। मालिकाना हक मतलब इस किताब पर अधिकार किसका है? बोले इस किताब पर अधिकार मेरा है। मेरी बात समझ में आई? बोले मार्कर किसका है? बोले मार्कर केबीसी का है, दीक्षालय का है, केबीसी कोचिंग का है। तो इस मार्कर पर किसका अधिकार है? बोले इस मार्कर पर कोचिंग का अधिकार है, केबीसी कोचिंग का अधिकार है। मेरी बात समझ में आ रही है? गुड मॉर्निंग सर, संजना इंदौलिया जी, गुड मॉर्निंग गुड़िया, वेरी गुड मॉर्निंग। चलो, तो मैं क्या कह रहा हूँ, अधिकार की बात कर रहे हैं, तो अधिकार की बात करते हैं तो अधिकार का मतलब होता है ओनरशिप। ओनरशिप का मतलब हो गया मालिकाना हक। ओनरशिप का मतलब क्या हो गया? ओनरशिप का मतलब हो गया मालिकाना हक, किसी का किसी चीज पर अधिकार। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा राम की किताब, राम की किताब। अब मैं बात करूं आपसे पजेसिव की, पजेशन की बात करूं, तो यहां पर ये जो किताब है इस किताब पर किसका अधिकार है? राम का अधिकार है। किसका अधिकार है भाई? राम का अधिकार है। मेरी बात समझ में आ रही है? इस किताब पर किसका अधिकार है? राम का अधिकार है। तो यहां पर ये जो राम है वो अपने आप में नाउन है, और इस नाउन का जो पजेशन है वो क्या है? बुक। इस नाउन का जो पजेशन है वो क्या है? बुक। इस नाउन की बात करूं तो लिखा हुआ है राम। क्या लिखा हुआ है भाई? राम। यहां पर इस पजेशन को बताने के लिए एक वर्ड यूज किया गया है की। क्या यूज किया गया है? की। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम पजेसिव केस की बात करते हैं तो इसका जो शाब्दिक अर्थ निकल के आता है, इसका जो
शाब्दिक अर्थ निकल के आता है हिंदी में, वो निकल के आता है का की के। क्या निकल के आता है भाई? का की के। जैसे मैंने कहा बच्चों का पार्क, मैंने कहा लड़कियों का स्कूल, बात समझ में आ रही है? मैंने कहा लड़कों का हॉस्टल, मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने कहा भारत की संस्कृति। तो यहाँ पर ये का की के हुए है, ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? ये बताने की कोशिश कर रहे हैं पजेशन। क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं भाई? पजेशन। मेरी बात क्लियर है? पजेसिव केस क्या होता है ये समझ में आया? पजेसिव केस क्या होता है ये समझ में आया? अब बात करेंगे हम आगे कि पजेसिव केस से आपके पास क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ठीक है, पजेसिव केस को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। सबसे पहले देखेंगे कि ये पजेसिव केस है वो बनते कैसे। ठीक है भाई, ये जो पजेसिव केस है वो बनते कैसे। पजेसिव केस का कंसेप्ट नंबर 1, पजेसिव केस का कंसेप्ट नंबर 1। चलो देखो बेटा, जब हम नाउन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? नाउन की बात करते हैं, तो नाउन को ना दो हिस्सों में बांटते हैं। नाउन को हम कितने हिस्सों में बांटते हैं? नाउन को दो हिस्सों में बांटते हैं। एक तो नाउन होता है लिविंग कैटेगरी का नाउन। कैसा नाउन होता है? लिविंग। लिविंग का मतलब समझते हैं? लिविंग का मतलब होता है सजीव, जिसके अंदर जान है। ठीक है, और एक नाउन होता है नॉन लिविंग। एक नाउन होता है नॉन लिविंग। एक होता है लिविंग कैटेगरी का नाउन और दूसरा होता है नॉन लिविंग कैटेगरी का नाउन। राहुल इंदौलिया जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग भाई, बच्चा, बालक, जो भी हैं। ठीक है, वेरी गुड मॉर्निंग। तो नाउन कितने कैटेगरी का होता है? बोले नाउन को दो हिस्सों में बांटते हैं, एक तो लिविंग नाउन होता है और एक निर्जीव। भाई नाउन की बात करते हैं तो नाउन किसी का नाम है, और नाम है तो वो कोई इंसान भी हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकती है, तो लिविंग और नॉन लिविंग कैटेगरी के दो नाउन होते हैं। लिविंग और नॉन लिविंग कैटेगरी के दो नाउन होते हैं। ठीक है भाई, चलो अब बात करते हैं कि अगर हमें लिविंग कैटेगरी के नाउन का पोजीशन बताना है तो हम क्या करते हैं, और हमें नॉन लिविंग कैटेगरी के नाउन का पोजीशन बताना है तो हम क्या करते हैं। पहला कंसेप्ट है, समझना ध्यान से। देखो भाई, जब हम लिविंग नाउन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? लिविंग नाउन की। लिविंग नाउन का मतलब क्या हो गया? लिविंग नाउन का मतलब हो गया सजीव है। सजीव की बात करें तो अभी पीछे एक एग्जांपल लिखा था मैंने लिखा था राम की किताब। क्या लिखा था? राम की किताब। अब इसमें मैं राम की बात करूं तो राम अपने आप में लिविंग कैटेगरी का नाउन है, किसी इंसान का नाम है। मैं अगर राम की बात करूं तो राम अपने आप में क्या है? बोले राम अपने आप में लिविंग कैटेगरी का नाउन है भाई। ये जो नाउन है वो कैसा हो गया? लिविंग नाउन होगा। एल एन से समझ लेना, ये लिविंग नाउन। ठीक है, अब इसका जो पोजेशन बताना है मुझे, किसके साथ बताना है? बोले किताब के साथ बताना है। किसके साथ बताना है? किताब के साथ बताना है। तो जब भी हम लिविंग नाउन का पोजेशन लिखते हैं, जब भी हम लिविंग नाउन का पोजेशन लिखते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं हम लिविंग कैटेगरी का नाउन। क्या लिखते हैं भाई? लिविंग कैटेगरी का नाउन। ठीक है, और पोजेशन बताने के लिए जो का की के हैं, इसके लिए हम एक शब्द का यूज करते हैं, एक अक्षर का यूज करते हैं जिसको कहते हैं अपस्ट्रोफी एस। क्या कहते हैं? अपस्ट्रोफी एस। ये जो ऊपर कॉमा लगा है इसको अपस्ट्रोफी बोलते हैं। इसका महत्व तो आगे समझाऊंगा, आगे समझ में आएगा, बात समझना। ठीक है, ये जो ऊपर कॉमा सा लगा है इसको अपस्ट्रोफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? अपस्ट्रोफी। क्या बोलते हैं? अपस्ट्रोफी। अपस्ट्रोफी के साथ एस लगा दिया तो ये काम करेगा का की के का। किसका काम करेगा? का की के का। अब ये जो लिविंग नाउन है, ये पोजेशन भी तो दिखाएगा किसी चीज पे। मेरी बात समझना, किसी न किसी चीज पे पोजेशन तो दिखाएगा, और जिस पे पोजेशन दिखाएगा वो लिविंग भी हो सकती है, नॉन लिविंग भी हो सकती है। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे मैंने कहा राम का भाई, तो राम का भाई, भाई भी तो लिविंग हो गया। तो पोजेशन जब दिखाएंगे तो पोजेशन में जो नाउन होगा वो लिविंग नाउन भी हो सकता है और नॉन लिविंग भी नाउन भी हो सकता है। यहां पर जो पोजेशन दिखाएंगे उस वर्ड को हम यहां लिखेंगे। मेरी बात समझ में आई? जब भी हमें लिविंग कैटेगरी के नाउन का पोजेशन बताना है, जब भी हमें लिविंग कैटेगरी के नाउन का क्या बताना है? पोजेशन बताना है, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सबसे पहले हम लिखते हैं उस नाउन को। ठीक है, और उसके बाद लगाते हैं हम अपस्ट्रोफी एस। क्या लगाते हैं भाई? अपस्ट्रोफी एस। और उसके बाद लिखते हैं हम पोजेशन। पोजेशन का मतलब क्या हो गया? जिस पर आप अधिकार बताना चाहते हैं या जिस पर आप अधिकार दिखाना चाहते हैं। मेरी बात समझ में आई? तो ये आज का पहला कंसेप्ट है, ये आज का पहला कंसेप्ट है पजेसिव केस का, कि जब भी हम लिविंग नाउन का पोजेशन लिखते हैं, जब भी हम लिविंग नाउन का पोजेशन लिखते हैं तो पहले लिविंग नाउन लिखकर उसके साथ हम क्या लगाते हैं? अपस्ट्रोफी एस, और उसके बाद लिखते हैं पोजेशन। क्या लिखते हैं? पोजेशन। तो ऊपर एक शब्द लिखा है, एक वाक्य लिखा है, छोटा सा एक फ्रेज लिखी है, राम की किताब। तो राम इसमें क्या है? बोले राम इसमें लिविंग कैटेगरी का नाउन है। ठीक है, अब राम का अधिकार बताना है हम किस पे? किताब पे। तो हम क्या लगाएंगे? अपस्ट्रोफी एस, और उसके बाद लिखेंगे जिस पर हमने अधिकार बताया है। मेरी बात समझ में आई? राम्स बुक। मैं अगर कहूं राम का भाई तो आप क्या लिखेंगे? राम्स ब्रदर।
राम्स ब्रदर। समझ में आई मेरी बात? है मेरी बात समझ में आई? मैंने कहा नमन की पत्नी, तो आप क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे नमन, उसके बाद लगाएंगे अपॉस्ट्रोफी एस, और उसके बाद क्या लिखेंगे? वाइफ, नमन्स वाइफ, नमन की पत्नी। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने कहा चिल्ड्रंस पार्क, तो आप पहले लिखेंगे चिल्ड्रन, उसके बाद अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे, उसके बाद एस लगाएंगे, और उसके बाद क्या लिखेंगे? पजेशन, जिसपे आप अधिकार बताना चाहते हैं। समझ में आई मेरी बात? तो जब भी हम लिविंग कैटेगरी के नाउन का पजेशन बताते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? उस लिविंग नाउन को, उसमें अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं। ठीक है, उसमें क्या लगाते हैं? अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं, और उसके बाद क्या लिखते हैं? उसके बाद लिखते हैं हम पजेशन। क्लियर है मेरी बात? पजेसिव का नाउन, अगर लिविंग नाउन का पजेशन बनाना है हमें, तो हम बना देंगे, अगर कोई लिविंग नाउन है? मेरी बात नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउन के दूसरे कैटेगरी की बात करें, दूसरे हिस्से की बात करें पजेसिव केस की, तो वो होता है नॉन लिविंग कैटेगरी का नाउन। क्या होता है भाई? नॉन लिविंग। अच्छा, नॉन लिविंग का मतलब क्या होता है? नॉन लिविंग का मतलब क्या होता है? नॉन लिविंग का मतलब होता है निर्जीव। नॉन लिविंग का मतलब क्या होता है? बोले नॉन लिविंग का मतलब होता है निर्जीव। जैसे चलो, मैंने लिखा यहाँ पे कार का पहिया, कार का पहिया। अब इसको मुझे लिखना है अंग्रेजी में, तो मैं लिखूंगा कार्स टायर। क्या लिखूंगा भाई? कार्स टायर, कार का पहिया। लेकिन यहाँ एक गड़बड़ है बाल को। गड़बड़ क्या है? गड़बड़ ये है कि सर जिसका पजेशन हम बता रहे हैं वो नॉन लिविंग नाउन है। कार कैसा नाउन है? नॉन लिविंग नाउन है। बता रहे हैं जिसका पजेशन हम बता रहे हैं वो कार कैसी है? बोले नॉन लिविंग है। ठीक है, दूसरा अगर मैं लिखूं टेबल का पाया पैर, होते हैं, है ना? होते हैं, नहीं होते हैं? टेबल का पाया पैर, पाया बोलते हैं इसको जिसपे वो टेबल खड़ी रहती है? तो यहां पर अगर मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा? टेबल्स लेग, टेबल्स लेग। गड़बड़ क्या हो रही है यहाँ पे? यहाँ पर गड़बड़ हो रही है, यहाँ पर गड़बड़ हो रही है कि ये जो है वो दोनों के दोनों नॉन लिविंग कैटेगरी के नाउन है। कैसे हैं भाई? नॉन लिविंग कैटेगरी के नाउन है। तो इनका पजेशन हम ऐसे नहीं लिखेंगे, लिविंग की तरह इनका पजेशन हम नहीं लिखेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? बोले सर क्या करेंगे इसके लिए? इसके लिए हम करते हैं, इसके लिए हम करते हैं, सबसे पहले तो हम लिखते हैं पजेशन। क्या लिखते हैं भाई? पजेशन। पजेशन का मतलब क्या हो गया? जिस पर अधिकार बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? अधिकार बता रहे हैं। उसके बाद हम एक प्रेपोजिशन लगाते हैं ऑफ, जो सिलेक्शन का काम करता है। किसका काम करता है? सिलेक्शन का। पजेशन लिखने के बाद हम लिखते हैं ऑफ, और उसके बाद लिखते हैं हम नॉन लिविंग कैटेगरी का नाउन, जिसका हम पजेशन बता रहे हैं, जिसका हम पजेशन बता रहे हैं। मेरी बात समझ में आई? जिसका हम पजेशन बता रहे हैं। तो पहले हम क्या लिखेंगे भाई? पहले हम लिखेंगे पजेशन, उसके बाद लिखेंगे ऑफ, उसके बाद लिखेंगे नॉन लिविंग कैटेगरी का नाउन। क्लियर है? तो जरा इनको ठीक करके देखें। यहां पर पजेशन किस पे बता रहे हैं हम? टायर पे, तो हम लिखेंगे टायर। क्या लिखेंगे भाई? टायर। उसके बाद पजेशन बताने के लिए हम यहाँ पर यूज क्या करेंगे? ऑफ का यूज करेंगे। ये जो ऑफ है इसका हिंदी में भी अर्थ होता है का, आपने सुना होगा तो। मेरी बात समझ में आ रही है? इसका भी हिंदी में अर्थ होता है का की के। ठीक है भाई? तो यहाँ पर हमने लिखा टायर, उसके बाद हमने लगाया प्रेपोजिशन ऑफ, और उसके बाद लिखेंगे हम नॉन लिविंग कैटेगरी का नाउन। तो नॉन लिविंग कैटेगरी का नाउन क्या है? बोले कार। मेरी बात समझ में आई? तो अगर नॉन लिविंग कैटेगरी के नाउन का हमें पजेशन बताना है, नॉन लिविंग कैटेगरी के नाउन का अगर हमें पजेशन बताना है, तो हम उसको लिखेंगे पजेशन के साथ ऑफ लगाकर, उसके बाद लिखेंगे नॉन लिविंग कैटेगरी का नाउन। तो आपका पजेसिव केस से रिलेटेड जो दूसरा कंसेप्ट बना, वो दूसरा कंसेप्ट क्या बना? वो ये बना कि जब भी हम नॉन लिविंग कैटेगरी के नाउन का पजेशन बताते हैं, जब भी हम नॉन लिविंग कैटेगरी के नाउन का पजेशन बताते हैं, जब भी हम नॉन लिविंग कैटेगरी के नाउन का पजेशन बताते हैं, तो सबसे पहले हम लिखते हैं पजेशन वर्ड, जिसका जिसपे अधिकार बता रहे हैं। ठीक है? उसके बाद लगाते हैं हम प्रेपोजिशन ऑफ, उसके बाद हम क्या लगाते हैं? प्रेपोजिशन ऑफ, और उसके बाद लिखते हैं नॉन लिविंग कैटेगरी का नाउन, उसके बाद लिखते हैं हम नॉन लिविंग कैटेगरी का नाउन। मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहां पर ये जो पजेशन लिखा है ये गलत है, यहाँ पर जो पजेशन लिखा है वो गलत है, यहाँ पर ये वाला जो पजेशन लिखा है वो सही है। दूसरी बात, जिस टायर की हम बात कर रहे हैं, जिस टायर की हम बात कर रहे हैं, वो टायर स्पेसिफिक है कि नहीं है?
भाई जिस कार के पहिए की बात कर रहे हैं तो वो उसी कार का पहिया है, ऐसा तो नहीं है किसी दूसरे कार के पहिए की बात कर रहे हैं। भाई मान के चलो एक कार खड़ी है, मैं कह रहा हूँ इस कार का जो पहिया है वो डैमेज हो गया है, इस कार का जो पहिया है वो डैमेज हो गया है, मेरी बात समझना, इस कार का जो पहिया है वो कैसा हो गया है, डैमेज हो गया है। तो जिस कार की बात कर रहे हैं, जिसका पहिया डैमेज हुआ है, उसी कार की बात कर रहे हैं, तो पहिया स्पेसिफिक हो गया, तो इससे पहले हम क्या लगाएंगे, आर्टिकल द लगाएंगे। और जिस कार की हम बात कर रहे हैं वो कार भी तो स्पेसिफिक है, भाई जिसका पहिया डैमेज हुआ है उसी की बात कर रहे हैं, जिसका पहिया डैमेज हुआ है उसी की हम बात कर रहे हैं, तो इससे पहले भी हम क्या लिखेंगे, द लिखेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका सही जो पोजेशन बनेगा वो क्या बनेगा, द टायर ऑफ द कार, द टायर ऑफ द कार। चलो हाँ, बिल्कुल गलत है भाई, टेबल अपने आप में नॉन लिविंग नाउन है, भाई टेबल के अंदर जान तो है नहीं, टेबल अपने आप में नॉन लिविंग नाउन है। तो जब इसका पोजेशन लिखेंगे, जब हम इसका पोजेशन लिखेंगे तो इसका पोजेशन कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे द लेग्स नहीं लिखेंगे, लेग ही लिखेंगे। टेबल के एक ही पहिए की बात कर रहे हैं हम, टेबल के एक ही पाए की बात कर रहे हैं, कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्या लिखेंगे हम, द लेग। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, ऑफ, और उसके बाद क्या लिखेंगे भाई, द टेबल। मेरी बात समझ में आई, द लेग ऑफ द टेबल। आपके पेपर में सवाल कैसे पूछा जाता है, आपके पेपर में सवाल पूछा जाएगा, आपको दिया जाएगा ये सवाल, समझ लो। नहीं, अगर पाए हैं भाई, टेबल के पहिए, टेबल के पाए, तो उसमें देगा, उसमें देगा वो लेग्स, वो देगा आपको, वो देगा कि टेबल्स लेग्स। बात समझ में आ रही है, यहाँ पर लेग्स लिख के देगा, यहाँ पर क्या देगा, लेग्स लिख के देगा। मेरी बात समझ में आ रही है, अगर यहाँ पे लेग्स होगा तो आप यहाँ पे द लेग्स करेंगे। अब ये भाई इसको स्पेसिफिक करेंगे आप तो इसके लिए अलग लगाएंगे, और इसको स्पेसिफिक करेंगे तो इसके लिए अलग लगाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है, जिसका हम पोजेशन बता रहे हैं और जिस पे पोजेशन बता रहे हैं वो दोनों के दोनों स्पेसिफिक हैं भाई, वो दोनों के दोनों स्पेसिफिक हैं। क्यों, क्योंकि अच्छा एक बात बताओ, आर्टिकल किसके पहले यूज करते हैं, आर्टिकल कॉमन नाउन के पहले यूज करते हैं नहीं करते हैं। और ये क्या है, बोले ये कॉमन नाउन है, लेग की बात करते हैं तो लेग, टेबल की बात करते हैं तो टेबल। बात समझ में आ रही है भाई, सारी टेबल को टेबल कहते हैं। एक्चुअली में अगर देखा जाए तो टेबल मटेरियल नाउन की तरह भी एक्ट करेगा, क्योंकि किसी ना किसी चीज से बना है, किसी ना किसी चीज से बना है। बात समझ में आई। तो यहाँ पर अगर नॉन लिविंग का पोजेशन हमें बताना है, नॉन लिविंग का पोजेशन अगर हमें बताना है, तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं पोजेशन, उसके बाद लगाएंगे प्रेपोजिशन ऑफ, और उसके बाद हम लिखेंगे नॉन लिविंग कैटेगरी का नाउन। मेरी बात समझ में आई, वेरी गुड। पेपर में सवाल की बात कर रहा था मैं, आपको दिया जाएगा द कार्स टायर इज डैमेज्ड, द कार्स टायर इज डैमेज्ड। ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन मिलेगा और आपको पूछा जाएगा इस सेंटेंस में गलती क्या है। तो आप गलती कैसे पकड़ेंगे, बोले आप गलती पकड़ेंगे कि ये जो कार्स टायर लिखा हुआ है ये पोजीशन गलत है। आप इसको कैसे लिखेंगे, आप इसको लिखेंगे द टायर ऑफ द कार इज डैमेज्ड। मेरी बात समझ में आई, मेरी बात समझ में आ रही है, हाँ जी, आ गई, वेरी गुड। पोजीशन के पहले कंसेप्ट की हमने जो बात करी वो क्लियर है, नहीं पहचानने में कैसे दिक्कत आएगी, हाँ भाई, कार पे, कार का अधिकार टायर पे हो सकता है, टायर का अधिकार कार पे नहीं हो सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है, मेरी बात समझ में आ रही है। भाई राम का अधिकार भाई पे हो सकता है, भाई का अधिकार राम पे नहीं हो सकता है। बोले भाई का राम, बोल के देखो, बोल के देखो, राम का भाई अपनी जगह पे सही लग रहा है, लेकिन भाई का राम नहीं लग रहा है। बोले किताब की राम, किताब का राम, बोले राम की किताब अच्छा लग रहा है, किताब का राम अच्छा नहीं लग रहा है। बोल के देखो, पोजेशन को पहचानना नहीं है। पोजेशन कैसे पहचानेंगे आप, पोजेशन पहचानेंगे आप अपस्ट्रॉफी से। सबसे बढ़िया जो पोजेशन को पहचानने की चीज है वो है अपस्ट्रॉफी, है। और ये आंसर किसका देगा, ये आंसर देगा आपको हुज का। हुज, हुज का मतलब होता है किसका, मैंने कहा हुज मोबाइल, किसका मोबाइल है, बोले सर का मोबाइल है, तो सर का मोबाइल हो गया तो क्या हो गया वो, सर्च फोन। बात समझ में आ रही है, सर के साथ अपस्ट्रॉफी एस लगाया, उसके बाद नॉन लिविंग नाउन लिखा हमने, मतलब पोजेशन लिखा। मेरी बात क्लियर है। तो लिविंग नाउन का जब भी हम पोजेशन लिखते हैं तो पहले लिविंग कैटेगरी का नाउन लिखेंगे, उसके बाद अपस्ट्रॉफी एस लगाएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, पोजेशन वर्ड लिखेंगे। क्लियर है, मेरी बात समझ में आई। नॉन लिविंग नाउन का पोजेशन जब हम बताएंगे तो हम पहले लिखेंगे पोजेशन, उसके बाद लिखेंगे ऑफ, और उसके बाद क्या लिखेंगे, नॉन लिविंग कैटेगरी का नाउन। क्लियर है भाई, चल।
आगे मूव करते हैं, पजेसिव केस के दूसरे कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। बोले पजेसिव केस का दूसरा कंसेप्ट क्या कहता है। ठीक, एक शब्द लिख रहा हूं, मैंने लिखा यहाँ पे पारस। क्या लिखा भाई? पारस। पारस की कार। क्या लिखा मैंने? पारस की कार। अब ये जो पारस की कार लिखा है, इसको आपको इंग्लिश में लिखना है। भाई पारस का किस पे अधिकार है? कार पे अधिकार है। दैट मीन्स यहाँ पे पजेशन बताया जा रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर पजेशन बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है? पजेशन बताया जा रहा है। तो इसको जब मैं अंग्रेजी में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, जरा आप लोग बताइए। अपस्ट्रॉफी एस लगाएंगे। वेरी गुड। किसके साथ लगाएंगे? पारस के साथ। हमने लिख दिया यहाँ पे पारस, अपस्ट्रॉफी के साथ एस लगा दिया और उसके बाद लिख दी कार। अब जरा इसको बोल के देखो, बोल के देखो इसको। पारसस कार, पारसस कार। समझना, मैंने यहाँ पे लिखा, चलो बॉय नहीं लिखता हूं, मैंने यहाँ पे लिखा चिल्ड्रन। ठीक है भाई, चिल्ड्रन। और चिल्ड्रन का अधिकार बताना है मुझे पार्क पे। किसके, किस पे बताना है? पार्क पे। क्लियर है? तो बच्चों का पार्क तो मैं यहाँ लगाऊंगा अपस्ट्रॉफी एस। अब इसको बोल के देखो, चिल्ड्रंस पार्क। बोलने में कोई दिक्कत हुई? बोलने में कोई दिक्कत हुई? लेकिन जब मैं इसको बोला पारस की कार, जब मैंने इसको बोला पारस की कार, तो पारस कार, बात समझ में आई? इसको मैं बोल नहीं पाया, इसको मैं बोल नहीं पाया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब भी, समझते हैं पहले, चलो मैं कंसेप्ट ही क्लियर करता हूं। देखो भाई, जब हम नाउन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? नाउन की बात करते हैं। नाउन चाहे सिंगुलर हो, नाउन चाहे सिंगुलर हो, नाउन चाहे प्लूरल हो, नाउन चाहे सिंगुलर हो और नाउन चाहे कैसा हो? प्लूरल हो। अगर उस नाउन के लास्ट में, अगर उस नाउन के लास्ट में स, स मतलब एस का साउंड, स मतलब एस का साउंड न आए, एस का साउंड न आए। मेरी बात समझना मैं क्या कह रहा हूं। कोई नाउन लिखा है, भाई पजेशन किसका बताते हैं? पजेशन हम नाउन का बताते हैं। भाई पजेशन नाउन का बताते हैं, अधिकार नाउन का बताएंगे। भाई एडजेक्टिव का अधिकार तो नहीं बता सकते किसी चीज पे, पजेशन तो नाउन का बताएंगे, क्योंकि नाउन ही होता है नेम, नाउन ही होता है नेम। अब वो नाउन चाहे सिंगुलर हो, चाहे वो नाउन कैसा हो, चाहे वो प्लूरल हो, उसके लास्ट में सा का, एस का साउंड ना आए, एस का साउंड ना आए, एस का साउंड ना आए। जैसे अभी हमने लिखा था पारस, तो उसमें जब पारस लिख रहे तो लास्ट में सा का साउंड आ रहा था। किसका साउंड आ रहा था? सा का। एस का साउंड आ रहा था, सा का। मैं कह रहा हूं एस का साउंड ना आए। जैसे, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे अमन। क्या लिखा? अमन। क्या इस वर्ड में सा का साउंड आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो जब किसी शब्द में, किसी नाउन में सा का साउंड ना आए, तो उसका पजेशन तो हम अपस्ट्रोफी एस के साथ लिखते हैं। किसके साथ लिखते हैं भाई? अपस्ट्रोफी एस के साथ लिखते हैं। क्लियर है? अपस्ट्रोफी एस के साथ लिखते हैं। ठीक है, आप लिख लेंगे चिल्ड्रंस पार्क, अमन्स बुक, ठीक है, राम्स बुक, राम्स कार। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर मैंने लिख दिया वहां पे महेश, मैंने वहां पे लिख दिया महेश, मैंने वहां पे क्या लिख दिया? मैंने वहां पे लिख दिया महेश, तो महेश में तो सा का साउंड आ रहा है। तो दूसरी बात क्या निकल के आई? बोले दूसरी बात ये निकल के आई सर, कि जब भी हम किसी नाउन की बात करते हैं, चाहे वो नाउन सिंगुलर हो, चाहे वो नाउन प्लूरल हो, और उसमें सा मतलब स का साउंड आ रहा हो, स का साउंड आ रहा हो, ठीक है, स का साउंड आ रहा हो, उस साउंड को हम कहते हैं हिसिंग साउंड। क्या कहते हैं भाई? हिसिंग साउंड। हिसिंग साउंड किसका होता है? हिसिंग साउंड होता है सांप का, हिस करता है। मेरी बात समझ में आ रही है? उसको हम कहते हैं हिसिंग साउंड। तो वहां पर हम इस अपस्ट्रॉफी के साथ जो एस लगा रहता है, उस एस को अवॉइड कर देते हैं। उस एस को क्या करते हैं? अवॉइड कर देते हैं उस एस को क्या करते हैं भाई? उस एस को अवॉइड कर देते हैं। मतलब जो हिसिंग साउंड आएगा, उस साउंड को हम अवॉइड कर देंगे, मतलब वहां से उसको हम हटा देंगे। मेरी बात समझ में आई?
अगर किसी नाउन का पोजेशन बताना है आपको और उस नाउन के लास्ट में जो साउंड आ रहा है वो सा का आ रहा है, तो वहां पर आप उस एपस्ट्रॉफी के साथ जो एस लगा रहता है उसको क्या कर देंगे, हटा देंगे। आप केवल केवल अपस्ट्रॉफी के साथ उसका पोजेशन लिखेंगे। आप केवल अपस्ट्रॉफी के साथ उसका पोजेशन लिखेंगे। मेरी बात समझ में आई? जैसे मैंने यहां पे लिखा पारस और इसमें लगाया अपस्ट्रॉफी एस और वहां पर लिखा पोजेशन, तो इसको बोलने में जो साउंड आएगा वो साउंड क्या आ रहा है, हिसिंग साउंड। कैसा साउंड आ रहा है, हिसिंग साउंड। तो जब हिसिंग साउंड की बात करते हैं तो वहां पर आप इस एस को अवॉइड कर देते हैं, हटा देते हैं। इसको एक्चुअल में क्या लिखेंगे जो सही लिखा जाएगा, पारस लिखेंगे, अपस्ट्रॉफी लगाएंगे और लिखेंगे कार। बात समझ में आई? मेरी बात समझ में आई? इसका मतलब भी हुआ पारस की कार। इसका मतलब भी हुआ पारस की कार। कंसेप्ट क्या था दूसरा? बोले दूसरा कंसेप्ट ये था सर कि अगर किसी नाउन के लास्ट में सा का साउंड नहीं आ रहा है तो उसका पोजेशन तो आप जैसे नॉर्मल लिख रहे थे वैसे ही लिखेंगे भाई, नाउन के साथ अपस्ट्रॉफी एस लगाएंगे और पोजेशन वर्ड लिखेंगे। लेकिन अगर किसी नाउन के लास्ट में सा का साउंड आ रहा है, अगर किसी नाउन के लास्ट में सा का साउंड आ रहा है तो आप वहां पर उस अपस्ट्रॉफी के साथ जो एस लगा रहता है उसको क्या कर देंगे, अवॉइड कर देंगे, मतलब हटा देंगे। तब उसका पोजेशन आप लिखेंगे, तब उसका पोजेशन आप लिखेंगे। मेरी बात समझ में आई? नाउन चाहे सिंगुलर हो चाहे नाउन प्लूरल हो। क्लियर है भाई? कोई डाउट? वेरी गुड। चलो कुछ एक दो फ्रेज लिख रहा हूं मैं, जरा आप देख के बताना उनमें कौन सा सही हो सकता है कौन सा गलत हो सकता है। चलो जरा सोचो और देखो, जवाब दो। पजेसिव केस के दो कंसेप्ट हमने पढ़े। पजेसिव केस के दो कंसेप्ट हमने पढ़े। बोले सबसे पहला पढ़ा था कि पजेशन बनाते कैसे हैं। ठीक है, पजेशन बनाते कैसे हैं। अगर लिविंग कैटेगरी का नाउन है उसका पजेशन हम अपस्ट्रॉफी एस के साथ बना के पजेशन लिखते हैं। नॉन लिविंग कैटेगरी का नाउन है तो उसका पजेशन में पहले पजेशन लिखते हैं, ऑफ लगाते हैं और उसके बाद लिखते हैं नॉन लिविंग कैटेगरी के नाउन को, और दोनों से पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। दोनों से पहले आर्टिकल दा का यूज करते हैं। क्लियर है मेरी बात? दूसरा कंसेप्ट हमने पढ़ा साउंड के बेस पे। साउंड के बेस पे अगर पोजेशन बताना है, साउंड के बेस पर पोजेशन बताने का मतलब क्या हुआ, अगर किसी नाउन के लास्ट में सा का साउंड आ रहा है, किसका साउंड आ रहा है, सा का साउंड आ रहा है, तो उसका पोजेशन, सा का साउंड नहीं आ रहा है उसका पोजेशन हम नॉर्मल पोजेशन की तरह लिखते हैं। क्लियर है? नॉर्मल पोजेशन की तरह। लेकिन किसी नाउन के लास्ट में सा का साउंड आ रहा है तो आप उस सा के साउंड को क्या करते हैं, अवॉइड कर देते हैं। हिसिंग साउंड बोलते हैं उसको, उसको हम क्या करते हैं, अवॉइड कर देते हैं। जब हम उसको अवॉइड करेंगे तो उसका जो पोजेशन लिखा जाएगा वो केवल अपस्ट्रॉफी के साथ लिखा जाएगा। किसके साथ लिखा जाएगा, केवल अपस्ट्रॉफी के साथ। चाहे वो नाउन सिंगुलर हो चाहे वो नाउन कैसा हो, प्लूरल हो। चाहे वो नाउन कैसा हो, चाहे वो नाउन सिंगुलर हो चाहे नाउन प्लूरल हो। मेरी बात समझ में आ रही है? वेरी गुड। चलो हम इन सवालों की बात कर रहे थे, सोचो। थैंक यू। हाँ देखो भाई, यहाँ लिखा है बॉयज हॉस्टल, बॉयज स्कूल। क्या लिखा है, बॉयज स्कूल। ठीक है, यहाँ पर बॉय अपने आप में सिंगुलर नाउन है,
यहाँ पर अपस्ट्रॉफी के साथ एस लगाया, मैंने कहा लड़के का स्कूल, लड़के का स्कूल। कायदे से देखा जाए तो किसी एक लड़के का स्कूल नहीं होता है, बात समझना, स्कूल किसी एक का नहीं होता है। ये फ्रेज अपने आप में जो लिखी है वो गलत लिखी है, ये फ्रेज अपने आप में गलत लिखी है। यहां पर मैं लिखता अमन का स्कूल, तो अमन का स्कूल हो सकता है भाई, अमन मेरा बेटा है, मेरी बात समझना, ये मेरे बेटे का स्कूल है, सन्स स्कूल। आप क्या लिख सकते हैं वहां पे, सन्स स्कूल लिख सकते हैं। सन और डॉटर को मिक्स मत करना। कोई कहता है ना ये माई सन्स स्कूल, मेरे बेटे का स्कूल है ये, तो वो मेरे बेटे का स्कूल है, मैं बता रहा हूँ ये चीजें। लेकिन मैं अगर कहता हूँ बॉयज स्कूल स्कूल, तो एक लड़के का स्कूल नहीं होता, स्कूल जो होता है वो लड़कों का होता है। किसका होता है, लड़कों का। मेरी बात समझ में आ रही है, पेपर में सवाल पूछेंगे, कंफ्यूज करेंगे आपको, तो बॉयज स्कूल नहीं कहेंगे, बॉयज इज स्कूल। बोले सर यहाँ पर जब हम बॉयज को बोल रहे हैं तो साउंड सा का आ रहा है, किसका साउंड आ रहा है, सा का आ रहा है, यहाँ पर अपस्ट्रॉफी एस नहीं आएगा, ये फ्रेज भी यहाँ पर जो लिखी है वो गलत लिखी है। मेरी बात समझ में आई, यहाँ पे लिखा है बॉयज स्कूल, भाई लड़कों का स्कूल होता है, एक से ज्यादा लड़कों का स्कूल होता है। अब ये नाउन है, ये नाउन सिंगुलर है क्या प्लूरल है, बोले प्लूरल है, लेकिन इसमें साउंड किसका आ रहा है लास्ट में, सा का साउंड आ रहा है, एस का साउंड आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, केवल अपस्ट्रॉफी लगाएंगे, एस को अवॉइड कर देंगे। मेरी बात क्लियर है। चलो, मैंने कहा गर्ल्स हॉस्टल, सिंपल सा पहले वाला है भाई, ये अपने आप में गलत है, एक लड़की का हॉस्टल नहीं होता है। हॉस्टल की बात करें तो उसमें एक से ज्यादा होते हैं लोग, हॉस्टल की बात करें तो एक से ज्यादा होते हैं। गर्ल्स हॉस्टल ये अपनी जगह पे सही है, क्योंकि ये नाउन प्लूरल है, सा का साउंड आ रहा है, इसलिए एस को क्या कर दिया है हमने, अवॉइड कर दिया है। कैंडिडेट लिस्ट, कैंडिडेट भाई, कैंडिडेट लिस्ट, लिस्ट का मतलब क्या होता है पता है, लिस्ट का मतलब होता है जिसमें एक से ज्यादा नाम हो, एक से ज्यादा नाम हो। सूची, सूची की बात करते हैं तो उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 नाम होते हैं, तो यहाँ पे तो एक ही व्यक्ति की बात की जा रही है, तो लिस्ट कभी एक की नहीं होती है, याद रखना, लिस्ट कभी भी एक की नहीं होती है, लिस्ट कभी भी एक की नहीं होती है। यहाँ पर कैंडिडेट्स की बात करें तो प्लूरल है, सा का साउंड नहीं आ रहा है, केवल अपस्ट्रॉफी के साथ बताया है, ये अपनी जगह पे सही है। यहाँ एस का साउंड आ रहा है, हिसिंग साउंड आ रहा है, ये फ्रेज अपनी जगह पर गलत है। मेरी बात समझ में आई, मेरी बात समझ में आई। तो नाउन का पोजेशन जब हम लिखते हैं तो नाउन का पोजेशन लिविंग नाउन का कैसे लिखते हैं ये हमें पता चला, ठीक है भाई। नॉन लिविंग नाउन का पोजेशन कैसे लिखते हैं ये हमें पता चला, ठीक है। अगर साउंड में एस का साउंड आ रहा है तो हम उसको अवॉइड करते हैं, नाउन के साथ अगर एस का साउंड आ रहा है, नाउन चाहे सिंगुलर हो चाहे नाउन प्लूरल हो, एस का साउंड आ रहा है तो उसको हम क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है, एस का साउंड आ रहा है तो उसको अवॉइड करते हैं, और सा का साउंड नहीं आ रहा है तो उसका पोजेशन जैसे हम लिखते हैं वैसे ही हम नॉर्मल लिखते हैं। मेरी बात क्लियर है भाई, मेरी बात क्लियर है। चल आगे बढ़े। पजेसिव केस के अगले कंसेप्ट, ये दोनों कंसेप्ट समझ में आए, समझ में आए, इनमें कोई डाउट तो नहीं है, वेरी गुड, होना भी नहीं चाहिए। पजेसिव केस के अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, कंसेप्ट नंबर थर्ड, कंसेप्ट नंबर थर्ड। चलो भाई, इसको समझने के लिए एक सेंटेंस लिखता हूं, समझना। नमन्स फ्रेंड्स फादर इज अ मर्चेंट, मर्चेंट का मतलब होता है व्यापारी, मर्चेंट का मतलब होता है व्यापारी। पेपर में सवाल पूछा जाएगा आपसे इस पजेसिव केस के रिगार्डिंग, सवाल बिल्कुल आपको ऐसे ही मिलेगा, ठीक है, समझने का काम करना। मैंने लिखा है यहाँ पे नमन्स, इस नमन्स की मैं बात करूं तो नमन्स का मतलब हो गया नमन का, क्या हो गया भाई, नमन का हो गया। मेरी बात समझना। फिर मैंने लिखा है यहाँ पे फ्रेंड्स, इस फ्रेंड्स का मतलब हो गया दोस्त का। भाई पोजेशन बताने के लिए हम अपस्ट्रोफी एस लगाते हैं नहीं लगाते हैं, बोले नमन की घड़ी, नमन्स वॉच है, बोले दोस्त की कार, फ्रेंड्स कार, कहते हैं नहीं कहते हैं, बात को समझना। तो यहाँ पर नमन का दोस्त का पापा, अब मुझे सोच के बताना, ये जो पापा है वो नमन का पापा है कि दोस्त का पापा है, नमन का दोस्त का पापा, नमन का दोस्त का पापा है भाई, किसका पापा है, कैसे, किसका फ्रेंड है, ये नमन का पापा नहीं हो सकता, मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता नमन्स फादर, सोच के देखना जरा, है भाई।
क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? फ्रेंड्स, फ्रेंड्स फादर, किस में से अपॉस्ट्रोफी है सर? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ध्यान से देखो, यहां पर दो नाउन के साथ लगातार अपॉस्ट्रोफी एस का यूज किया जा रहा है। यहां पर दो नाउन के साथ लगातार अपॉस्ट्रोफी एस का यूज किया जा रहा है। बात को समझना। बोले बात क्या समझनी है? इसको कहते हैं हम सीक्वेंशियल पोजेशन। क्या कहते हैं भाई? इसको कहते हैं हम सीक्वेंशियल पोजेशन। सीक्वेंशियल पोजेशन का मतलब क्या होता है? सीक्वेंशियल पोजेशन का मतलब होता है कि दो लगातार नाउन के साथ दो अपॉस्ट्रोफी एस हम नहीं लगाते हैं। अगर ये लगे हुए हो, अगर ये लगे हुए हो तो हम क्या करते हैं? अगर ये लगे हुए हो तो हम क्या करते हैं भाई? पता नहीं चल रहा है। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, कोमल्स फ्रेंड्स हस्बैंड रैन अवे। कोमल के दोस्त के हस्बैंड भाग गए। अब किसके हस्बैंड भाग गए? कोमल का भाग गया कि उसके दोस्त का भाग गया कि पता नहीं हस्बैंड का ही हस्बैंड भाग गया है। समझ में आ रहा है क्या? मेरी बात समझ में आ रही है क्या? यहाँ पे समझ में आ रहा था कि नमन का पापा है कि फ्रेंड का पापा है? ये भाई नमन का पापा है कि उसके दोस्त का पापा है? क्लियर नहीं हो रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसको हम कहते हैं सीक्वेंशियल पोजेशन। और इस सीक्वेंशियल पोजेशन को हम क्या करते हैं? अवॉइड कर देते हैं, हटा देते हैं। बोले हटाना किसका है? बोले पहले वाले का हटाना है कि दूसरे वाले का हटाना है? ये भी सवाल आता है। पहले वाले का हटाना है कि दूसरे वाले का हटाना है? ये भी सवाल आता है। मेरी बात समझ में आ रही है? पहले वाले का हटाना है कि दूसरे वाले का हटाना है? ये भी बात हमें समझने की है। तो समझना ध्यान से। जब भी आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जहां पर लिखा हो दो अपस्ट्रॉफी के साथ पोजेशन, दो अपस्ट्रॉफी के साथ पोजेशन, जब भी ऐसा कोई सवाल आए दो अपस्ट्रॉफी एस के साथ पोजेशन, तो हम क्या करते हैं? हम पोजेशन को अवॉइड कर देते हैं। मतलब अपस्ट्रॉफी को क्या कर देते हैं भाई? अवॉइड कर देते हैं। अब सवाल ये उठता है तो करेंगे कौन सा? ऐसे सवालों के लिए सबसे पहले लिखते हैं हम पोजेशन। क्या लिखते हैं भाई? पोजेशन। क्या लिखते हैं? पोजेशन। उसके बाद हम लगाते हैं अपस्ट्रॉफी ये ऑफ। पोजेशन के बाद हम क्या लगाते हैं? प्रेपोजिशन ऑफ लगाते हैं। ठीक है। और उसके बाद लिखते हैं नाउन वन के साथ अपस्ट्रॉफी, और दूसरे नाउन टू का अपस्ट्रॉफी हम क्या करते हैं? अवॉइड कर देते हैं। दूसरे अपस्ट्रॉफी मतलब दूसरे नाउन का जो अपस्ट्रॉफी एस होता है उसको हम क्या करते हैं? अवॉइड कर देते हैं। यहां से इसको हम हटा देंगे। मेरी बात समझ में आई? मेरी बात समझ में आ रही है? मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि अगर आपको दो नाउन के साथ, अगर आपको दो नाउन के साथ कहीं पोजेशन दिख रहा है तो आप उस पोजेशन में दूसरे वाले नाउन का अपस्ट्रोफी एस अवॉइड कर देते हैं। उसके लिए आप पहले पोजेशन लिखते हैं, उसके बाद आप ऑफ लगाते हैं, उसके बाद आप नाउन वन के साथ अपस्ट्रोफी एस छोड़ देंगे, नाउन टू के साथ हटा देंगे। मेरी बात समझ में आई? इस सेंटेंस को सही कैसे लिखेंगे? इस सेंटेंस को सही लिखेंगे, द फादर ऑफ नमन्स फ्रेंड। द फादर ऑफ नमन्स फ्रेंड। भाई पिताजी किसके? द फादर ऑफ नमन्स फ्रेंड। पिताजी किसके हैं? बोले नमन के दोस्त के। मेरी बात समझ में आ रही है? नमन के दोस्त के पिताजी हैं, तो नमन का दोस्त हो गया, उसके पिताजी कौन है? बोले मर्चेंट है। तो इसको सही लिखेंगे, द फादर ऑफ नमन्स फ्रेंड इज अ मर्चेंट। ये पेपर में सवाल बहुत पूछा जाएगा आपसे। मर्चेंट का मतलब व्यापारी होता है। मर्चेंट का मतलब होता है व्यापारी। मर्चेंट का मतलब क्या होता है? मर्चेंट का मतलब होता है व्यापारी, जो लोग व्यापार करते हैं मर्चेंट उनको बोलते हैं। जो लोग व्यापार करते हैं उनको मर्चेंट बोलते हैं। क्लियर है मेरी बात? चलो, एक छोटा सा सेंटेंस लिख रहा हूं, जरा ठीक करने की कोशिश करना। Aman's wife's mother has come to the function. Aman's wife's mother has come to the function. कैसे लिखेंगे इसको भाई? अमन की पत्नी की माँ। बोले पत्नी अमन, माँ अमन की आई है कि उसकी वाइफ की आई है? बात समझना। ठीक है। तो पोजेशन कैसे लिखते हैं भाई? इसमें नाउन वन क्या है? इसमें नाउन वन अमन है, नाउन टू क्या है? पोजेशन किसका है? पोजेशन कौन है? मदर।
अधिकार किस पे बता रहे हैं हम, माँ पे अधिकार बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं? किस पे बता रहे हैं? माँ पे बता रहे हैं। वेरी गुड, किस पे बता रहे हैं भाई? माँ पे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? मदर। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे? अमन, सॉरी ऑफ। फिर उसके बाद लिखेंगे नाउन वन, और नाउन वन के साथ क्या लगाएंगे? अपस्ट्रॉफी एस, और उसके बाद लिखेंगे वाइफ हैज कम टू द फंक्शन, टू द फंक्शन। क्लियर है मेरी बात? मेरी बात क्लियर है? वेरी गुड, मेरी बात क्लियर है? सर को बुला, है भाई? समझ में आ रही है? वेरी गुड। चलो आगे एक छोटा सा कंसेप्ट और है, उसको डिस्कस करते हैं। क्लियर हुआ? पोजेशन के 3 कंसेप्ट हमने सीखे। पोजेशन बनता कैसे है, ठीक है? अगर हिसिंग साउंड आ रहा है तो उसको कैसे लिखते हैं? बगल में एक कोचिंग है, इस कोचिंग का नाम स्टूडेंट चॉइस है कि नहीं? वहां जाके देखना उसके बैनर पे क्या लिखा हुआ है, आज आपको एक बात समझ में आएगी। उसका जो बैनर लगा है उस बैनर पे कैसे लिखा हुआ है, ये बात आपको समझ में आएगी, जरा देखना, ठीक है? तो फिर मेरे से बात करना, क्या हमने सही बताया था कि गलत बताया था। क्लियर है भाई? चलो, कंपाउंड नाउन के बारे में आप जानते हैं? कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन क्या होती है? बोले कंपाउंड नाउन की जब बात करते हैं तो कंपाउंड का मतलब होता है मिश्रण। कंपाउंड का मतलब क्या होता है? मिश्रण। मिश्रण का मतलब क्या हो गया? मतलब दो चीजों से मिलके बनी है, दो चीजों से मिलकर कोई नाउन बनी है। यहाँ पर एक वर्ड को दूसरे वर्ड को, एक वर्ड को दूसरे वर्ड से जोड़कर क्या बनाई जाती है? कंपाउंड नाउन बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है भाई? कंपाउंड नाउन। अब कंपाउंड नाउन बनाने के बाद ये तो, या तो ये कोई वर्ड बनाता है अगला, कोई नया वर्ड बनाएगा कंपाउंड होके, या फिर उसका कोई नया मीनिंग निकलता है। क्या निकलता है भाई? मीनिंग निकलता है। मेरी बात समझना, दो नाउन को जोड़कर उससे एक नई नाउन बनाई जाती है, उससे एक नई नाउन बनाई जाती है। उससे क्या बनाया जाता है? एक नई नाउन बनाई जाती है। नई नाउन मतलब कोई नया वर्ड, और या फिर उसी नाउन में से कोई नया मीनिंग देगा वो, उसका मीनिंग वो नहीं होगा। जैसे मैं अगर तुम्हारे सामने एक वर्ड लिखता हूं, मैंने लिखा ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ठीक है? एक दूसरा वर्ड लिखा मैंने टेबल, और एक दूसरा नाउन लिखा मैंने फैन। बात समझना, मेरी बात को ध्यान से समझना। मैंने लिखा ब्रदर इन लॉ और दूसरा मैंने लिखा टेबल के साथ फैन। यहां ध्यान से देखें तो टेबल अपने आप में एक नाउन है, फैन अपने आप में एक नाउन है। इन दोनों को कंपाउंड करके मैंने एक नया वर्ड बना दिया। इसका मतलब क्या हुआ? टेबल फैन। सबने देखा है, मार्केट जाएंगे उसको बोलेंगे टेबल फैन दे दे, तो वो एक छोटा सा पंखा देगा जिसको आप टेबल पे रखते हैं, उसका नाम क्या बन जाता है? टेबल फैन बन जाता है। दो नाउन से मिलके बना है, दो नाउन से मिलके बना है। टेबल भी अपने आप में नाउन है और फैन भी अपने आप में नाउन है। टेबल भी अपने आप में नाउन है और फैन भी अपने आप में नाउन है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसको और इसको मिला के मैंने कौन सा नाउन बनाया? कंपाउंड नाउन बनाया। कंपाउंड नाउन बन के ये इसने एक नया वर्ड क्रिएट कर दिया। कंपाउंड नाउन बन के इसने एक नया वर्ड क्रिएट कर दिया। यहाँ देखो, ब्रदर का मतलब क्या होता है? भाई। इन एक प्रेपोजिशन है, इसका मतलब क्या होता है? मैं। लॉ का मतलब क्या होता है? कानून। लॉ का मतलब क्या होता है? कानून। अब ये जो ब्रदर है और ये जो लॉ है, वो अपने आप में नाउन है कि नहीं है? भाई नाम दिया है हमने, कानून अपने आप में क्या है वो? बोले अपने आप में नाउन है। तो इन दोनों नाउन को मिला के मैं एक कंपाउंड बना दिया। मैंने इसको क्या बना दिया? बोले कंपाउंड नाउन बना दिया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ साला। पहले क्या था? भाई में कानून। मेरी बात समझ में आ रही है? ये अलग वर्ड है, ये अलग वर्ड है, ये एक प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन क्या काम करता है? बोले दो नाउन को रिलेट करने का काम करता है। करता है नहीं करता है? इससे एक वर्ड क्या बना? बोले इससे एक वर्ड बना ब्रदर इन लॉ, है। अब मुझे कहना है कि ये मेरे ब्रदर इन लॉ का घर है, मेरे ब्रदर इन लॉ का घर है। समझना, मैंने क्या कहा? ये मेरे ब्रदर इन लॉ का घर है, ये मेरे साले का घर है, ये समझना, ठीक है भाई? इसको अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे? यहाँ पर पोजेशन बताया जा रहा है, किसका पोजेशन किस पे बताया जा रहा है? साले का पोजेशन बताया जा रहा है घर पे, साले का घर। हिंदी में अगर लिखेंगे इसको तो क्या लिखेंगे? साले का घर। अब ये जो का है इसको कैसे लिखते हैं? इसको लिखते हैं अपस्ट्रॉफी एस के साथ। ये क्या हो गया? बोले ब्रदर इन लॉ। तो जब भी हम कंपाउंड नाउन की बात करते हैं, कंपाउंड नाउन का हमें पोजेशन बताना है, तो हम लास्ट वर्ड में क्या लगाते हैं भाई? अपस्ट्रॉफी एस, लास्ट वर्ड में।
ध्यान रखना, कंफ्यूजन क्रिएट मत करना। यहाँ से जब कंसेप्ट आएगा नाउन के नंबर का, तो वहां भी कंपाउंड नाउन का प्लूरल जब बनाएंगे तो उसका एस कहाँ लगाएंगे और अपस्ट्रॉफी एस कहाँ लगाएंगे, ये दोनों बातें अलग हैं, डिफरेंट है। मैंने क्या कहा, मैंने आपको कहा कि जब भी हम कंपाउंड नाउन का पोजेशन लिखते हैं तो उसके लास्ट वर्ड में अपस्ट्रॉफी एस लगाते हैं। भाई मैंने कहा इस टेबल फैन का ना वायर जल गया है, तो आप क्या कहेंगे? मैंने लिखा यहाँ पे टेबल फैन, वेरी गुड। द फैंस ऑफ टेबल नहीं लिखेंगे, द वायर ऑफ द टेबल फैन, द वायर ऑफ द टेबल फैन। भाई पोजेशन क्या है? वायर है। पोजेशन क्या है? वायर है। तो हमने क्या लिखा? द वायर। प्रेपोजिशन क्या लगाया? ऑफ। फिर हमने लिखा नॉन लिविंग नाउन द टेबल फैन, द वायर ऑफ द टेबल फैन। मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन यहां पर तो ये लिविंग है, यहां पर तो ये लिविंग है। मेरे साले का घर, तो क्या लिखेंगे? ब्रदर इन लॉ, और इसके आगे लगाएंगे अपस्ट्रॉफी एस, मेरे साले का घर, ब्रदर इन लॉज हाउस। क्लियर है भाई? तो आज की क्लास में हमने पजेसिव केस से रिलेटेड बहुत सारी चीजों को समझने का काम किया है भाई, जिसमें हमने केस की बात करी थी। एक बार फिर से सीट को खोलते हैं। देखो हमने यहाँ से शुरू किया था, नाउन के केस से हमने शुरू किया था। नाउन के केस की बात करते हैं तो चार टाइप के नाउन के केस होते हैं। सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, जब कोई नाउन सब्जेक्ट की तरह यूज किया जाता है सब्जेक्टिव केस है, जब कोई नाउन ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज किया जाता है वो ऑब्जेक्टिव केस है। थर्ड टाइप का वोकेटिव केस था, जहां हम किसी नाउन को संबोधन के लिए यूज करते हैं, जहां पर हम किसी नाउन को संबोधन के लिए यूज करते हैं। फोर्थ टाइप का जो था पजेसिव केस था। पजेशन का मतलब होता है अधिकार, अधिकार का मतलब होता है मालिकाना हक, किसी पे आप किसी चीज का अधिकार बता रहे हैं। लिखते कैसे हैं इसको? बोले लिविंग कैटेगरी का अगर नाउन है तो अपस्ट्रॉफी एस के साथ पजेशन दिखाएंगे, अगर नॉन लिविंग कैटेगरी का नाउन है तो पहले लिखेंगे पजेशन, उसके बाद लगाएंगे ऑफ, और उसके बाद लिखेंगे नॉन लिविंग कैटेगरी का नाउन। क्लियर है? दूसरी चीज हमने समझी थी साउंड के बेस पे। किस पे? साउंड के बेस पे। अगर किसी नाउन के लास्ट में सा का साउंड आ रहा है तो आप उस साउंड को हिसिंग साउंड बोलते हैं, उसको अवॉइड कर देते हैं, वहां केवल एस को हटाकर केवल अपस्ट्रॉफी के साथ लिखते हैं। ठीक है? और अगर किसी नाउन के लास्ट में सा का साउंड नहीं आ रहा है, अगर किसी नाउन के लास्ट में सा का साउंड नहीं आ रहा है तो नॉर्मल जैसे पोजेशन लिखते हैं हम वैसे लिखते हैं। ठीक है भाई? चलो, अगला हमने कंसेप्ट समझा था कि जब भी दो नाउन के साथ अपस्ट्रॉफी लगा रहता है, दो नाउन एक साथ आ जाते हैं अपस्ट्रॉफी एस के साथ, तो हम उसको अवॉइड कर देते हैं। अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं? बोले दूसरे वाले नाउन से अपस्ट्रॉफी को हटा देते हैं। और उसको लिखते कैसे हैं? पहले पोजेशन लिखेंगे, उसके बाद ऑफ, उसके बाद नाउन वन के साथ अपस्ट्रॉफी एस लगाकर। ठीक है भाई? ये सवाल भी हमने किया था। बोले अमन्स वाइफ्स मदर, तो लिखेंगे कैसे इसको? द मदर ऑफ अमन्स वाइफ। यहाँ पर ये हो गया नाउन और ये हो गया इसका पोजेशन। क्लियर है मेरी बात? लास्ट में जो हमने बात करी थी वो बात करी थी कंपाउंड नाउन की। कंपाउंड नाउन क्या होता है? बोले दो वर्ड से मिलकर कोई दूसरा एक वर्ड बन जाता है, या फिर वो अपने आप में दूसरा मीनिंग देता है। यहाँ पर टेबल और फैन को मिलाकर हमने एक नया वर्ड बनाया था, यहाँ पर ब्रदर इन लॉ को मिलाकर हमने एक नया मीनिंग क्रिएट किया था। मेरी बात समझ में आई? तो कंपाउंड नाउन का पोजेशन कैसे लिखते हैं? कंपाउंड नाउन का पोजेशन हम लिखते हैं उसके लास्ट वर्ड में एस लगाकर। क्लियर है भाई? चलो आज की क्लास को यहीं रोकते हैं, आगे की बात कल करेंगे। थैंक यू क्लास, बहुत बहुत धन्यवाद।